नमस्कार। आज के इसी कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत एक नया अध्याय शुरू करेंगे जिसका नाम है आदिम अर्थव्यवस्था। इसको अंग्रेजी में प्रिमिटिव इकोनॉमी कहा जाता है। तो बच्चों, आज हम इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे कि आदिम अर्थव्यवस्था क्या होती है। बच्चों, अर्थव्यवस्था सामाजिक संगठन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है जो सभी समाजों में पाया जाता है। यह अवश्य है कि प्रत्येक समाज में उत्पादन, उपयोग, वितरण और विनिमय की विधियां भिन्न भिन्न है। आदिम समाजों के अनेक संगठनों तथा व्यवस्थाओं में भी आदिम अर्थव्यवस्था एक महत्वपूर्ण संगठन तथा व्यवस्था है। अगर हमें आदिम समाज को पूर्ण रूप से समझना है तो इसकी आदिम अर्थव्यवस्था का क्रमबद्ध तथा वैज्ञानिक अध्ययन करना भी आवश्यक है। बच्चों, विभिन्न सामाजिक मानव शास्त्रियों ने आदिम व्यवस्था का महत्व बताया है और इसके विभिन्न पक्षों, परिभाषा एवं अर्थ, विशेषताओं, इसके विकास के प्रमुख चरणों, आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण, कार्यप्रणालियों आदि पर प्रकाश डाला है। आदिम अर्थव्यवस्था का वैज्ञानिक अध्ययन अनेक प्रकार से महत्वपूर्ण है। जैसा कि इवांस प्रिचार्ड ने लिखा है कि किसी जटिल व्यवस्था को समझना है तो पहले उसके सरल रूप को समझना चाहिए। उस वैज्ञानिक सत्य तथा महत्व को ध्यान में रखते हुए हमें आदिम समाज की सरल आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन करना चाहिए, जिससे आधुनिक जटिल अर्थव्यवस्था को समझने में सरलता रहेगी तथा सहयोग भी मिलेगा। इसके बाद अब हम आदिम अर्थव्यवस्था का अर्थ एवं परिभाषा के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समाजशास्त्री पिडिंगटन के अनुसार आर्थिक प्रणाली लोगों की भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए उत्पादन की व्यवस्था, वितरण पर नियंत्रण तथा समुदाय में स्वामित्व के अधिकारों तथा दावों को निर्धारित करती है। दूसरे समाजशास्त्री है बिल्स एवं हाइजर के अनुसार आर्थिक संगठन व्यवहारों के प्रतिमान है तथा समाज का वह परिणाम स्वरूप संगठन है जो कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण तथा उपभोग से संबंधित है। लूसी मेयर के अनुसार अर्थव्यवस्था का संबंध उन कार्यकलापों से है जिससे लोग अपने साधनों, भौतिक और अभौतिक दोनों की व्यवस्था करते हैं और उनके विभिन्न उपयोगों में से कुछ को चुनते हैं ताकि प्रतिद्वंदी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सीमित साधनों का आवंटन किया जा सके। लोवी के अनुसार यह ज्ञान की वह शाखा है जो उन सामाजिक विषयों का अध्ययन करती है जो कि व्यक्ति तथा संगठित समूह की भौतिक आवश्यकताओं के प्रबंध के चारों ओर रहते हैं। और आपने इसे और स्पष्ट करते हुए आगे ये भी लिखा है कि यह उत्पादन, उपभोग, धन के वितरण का अध्ययन भी करता है। रूथ बुंजेल के अनुसार शारीरिक अस्तित्व की समस्याओं से संबंधित व्यवहार के संपूर्ण संगठन को अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस प्रकार बच्चों, उपर्युक्त परिभाषाओं के अनुसार यह स्पष्ट होता है कि आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति और समूह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न्यूनतम प्रयास करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आवश्यकताएं अनंत होती है, साधन सीमित होते हैं
ये दोनों प्राकृतिक पर्यावरण और संस्कृति के द्वारा नियंत्रित और प्रभावित होते हैं। आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय, ये चारों बातें आ जाती है। यह सब विशेष रूप से मिलकर आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करती है। इसके पश्चात अब हम आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, आदिम समाज दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण प्रतिकूल होता है। जीविकोपार्जन के साधन सीमित होते हैं। समतल भूमि का अभाव होता है। यातायात के साधन सीमित अथवा नहीं के बराबर होते हैं। भूमि उबड़ खाबड़ होती है। इन सब कारणों से आदिम समाज में व्यक्ति बहुत कठिनाई से अपनी उदरपूर्ति कर पाता है। इसी संदर्भ में आदिम अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से, जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहला बिंदु है संभरणात्मक आर्थिकी। बच्चों, आर्थिक व्यवस्था से तात्पर्य है संगठित प्रयास से न्यूनतम साधनों के द्वारा अधिकतम लाभ प्राप्त करना। यह परिभाषा सभी प्रकार के समाजों की आर्थिक व्यवस्था पर खरी उतरती है। भिन्न भिन्न समाजों का प्राकृतिक पर्यावरण भिन्न भिन्न होने के कारण उनकी आर्थिकी में भी अंतर मिलता है। बच्चों, जिन समाजों का प्राकृतिक पर्यावरण प्रतिकूल होता है, पैदावार न्यून होती है और व्यक्ति दिन भर अथक प्रयास या परिश्रम करने के बाद मुश्किल से अपना पेट भर पाता है, अगले दिन कुछ नहीं बचा पाता है। यहाँ पर मजूमदार तथा मदान ने ऐसे समाजों की आर्थिकी को संभरणात्मक आर्थिकी कहा है। बच्चों, आदिम समाज में व्यक्ति मुश्किल से ही कुछ बचा पाता है, इसलिए आदिम समाजों की आर्थिक व्यवस्था इसके अंतर्गत आती है। इन समाजों में उत्पादन और उपभोग होता है। जिन समाजों में उत्पादन और उपभोग के बाद कुछ बचा रहता है, भविष्य के लिए कुछ संचय कर पाते हैं, वह मजूमदार तथा मदान के अनुसार आर्थिक अधिशेष कहलाती है। दूसरी विशेषता है न्यून तकनीकी ज्ञान। इट मीन्स मिनिमम टेक्निकल नॉलेज। बच्चों, आदिवासियों का तकनीकी ज्ञान बहुत कम अथवा नहीं के बराबर होता है। उनके पास उत्पादन के साधन या उपकरण गिनती के होते हैं। तीर कमान, खुरपी, कुदाल, गेती, मछली पकड़ने का जाल तथा कुछ पत्थर के उपकरण इनके पास होते हैं। अधिकतर जनजाति के लोग अपना सारा समय कंदमूल एकत्र करने या भोजन की व्यवस्था करने में लगा देते हैं। उनके पास समय बच पाता है कि इस दिशा में कुछ सोच विचार करें। तकनीकी क्षेत्र में पिछड़े होने के कारण उत्पादन कम होता है, समय अधिक लगता है और जो आदिवासी अनुकूल पर्यावरण में रहते हैं, वे भी उपकरणों तथा तकनीकी ज्ञान के अभाव के कारण संघर्ष में जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए इनकी आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई होती है और जीवन स्तर भी निम्न होता है। तीसरा बिंदु है न्यूनतम श्रम विभाजन, मिनिमम डिवीजन ऑफ लेबर। बच्चों, दुर्खीम ने अपने अध्ययन के आधार पर लिखा है कि जनजातियों में आर्थिक क्षेत्र में न्यूनतम अथवा नहीं के बराबर श्रम का विभाजन होता है। इसका कारण आपने उनकी जनसंख्या का कम होना तथा जनसंख्या का घनत्व का कम होना बताया है। आदिम समाज में प्रत्येक परिवार तथा उसका सदस्य अपने सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी कार्य करते हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पादन में अनेक व्यक्ति काम का विभाजन करके कार्य नहीं करते हैं। इससे उत्पादन में समय और श्रम अधिक लगता है। चौथा बिंदु है
विशेषीकरण का अभाव, लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन। बच्चों, तुर्कहीम ने आदिम समाज की दूसरी विशेषता यह भी बताई है कि श्रम के विभाजन के अभाव के कारण उनमें विशेषीकरण का भी अभाव मिलता है। सरल तकनीकी तथा श्रम विभाजन के अभाव के कारण सभी व्यक्ति सभी कार्य करते हैं, इसलिए उनमें विशेषीकरण का अभाव देखने को मिलता है। इसलिए उनकी अर्थव्यवस्था भी विकसित नहीं हो पाती। उनमें एकरूपता, समानता तथा एक सोपान हर क्षेत्र में मिलता है। इस समाज को दुर्खीम यांत्रिक एकता वाला समाज बताते हैं। मेलिनोवस्की का कहना है कि उनमें श्रम का विभाजन और सरल स्तर का विशेषीकरण मिलता है। उससे उनकी आर्थिक व्यवस्था पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। उत्पादन की मात्रा लगभग कम ही रहती है। वे लोग अपना जीवन यापन जैसे तैसे ही कर पाते हैं। पांचवा बिंदु है यातायात के साधनों का अभाव। बच्चों, इसके अंतर्गत आदिम समाजों में यातायात के साधनों का अभाव होता है। वहां पर भूमि बंजर तथा ऊंची नीची होती है, सड़कें नहीं होती है। वे दुर्गम स्थानों में बसे होते हैं जहां पर आने जाने के साधन नहीं होते हैं। इन परिस्थितियों में न तो वे कहीं आ जा सकते हैं और न ही कोई काम कर सकते हैं। नौकरी नहीं कर सकते, अपनी वस्तुएं आसपास जाकर नहीं बेच सकते हैं, आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीद कर नहीं ला सकते हैं। इन कारणों से इनकी अर्थव्यवस्था निम्न स्तर की बनी रहती है। छठा बिंदु है वस्तु विनिमय। बच्चों, इसके अंतर्गत मजूमदार तथा मदान ने जनजातियों की आर्थिक व्यवस्था के लक्षणों का वर्णन किया है। आपका कहना है कि जनजातियों में मुद्रा का उपयोग कम होता है। आधुनिक समाजों की तरह से मुद्रा का उपयोग विनिमय के माध्यम से व्यापक रूप में नहीं मिलता है। मुद्रा, बैंक एवं साख संस्थाओं का उपयोग केवल गैर जनजातीय समूहों के साथ लेन देन करने में होता है। जनजातियों में आपस में लेन देन हमेशा वस्तु विनिमय के रूप में ही देखने को मिलता है। सातवां बिंदु है लाभ आर्थिकी का अभाव। बच्चों, आदिम समाज में उत्पादन बहुत कम होता है। उत्पादन लाभ कमाने के उद्देश्य से किया भी नहीं जाता है। सामुदायिक सुदृढ़ता, एकता, सहभागिता तथा पारस्परिक उत्तरदायित्व की भावना के कारण इनमें लाभ कमाने की भावना का अभाव मिलता है। आठवां बिंदु है नियमित बाजार का अभाव। बच्चों, जनजातियों में खरीद करने की क्षमता नहीं होती है। उत्पादन इतना नहीं होता है कि रोज बाजार में जाकर बेचा जाए। खरीदार भी रोज रोज बाजार नहीं आ जा सकते हैं। जनसंख्या बहुत कम तथा विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र में फैली होती है। इन सब कारणों से आदिम समाज में नियमित बाजार का अभाव मिलता है। संस्थात्मक रूप में नियमित बाजार का प्रचलन नहीं मिलता है, लेकिन बाजार का जो कार्य है उसके विकल्प स्वरूप वहां पर साप्ताहिक हाट, मेले या त्योहारों पर लगने वाले बाजारों द्वारा वस्तुओं का लेन देन, खरीद बेचान आदि होता है। बाजार में पूर्ण प्रतिस्पर्धा के एकाधिकार का भी अभाव होता है। नवा बिंदु है नवाचार का अभाव। बच्चों, आदिवासी रूढ़िवादी तथा अंधविश्वासी होते हैं। इनमें स्थिरता अधिक होती है। नवाचार का स्वागत कम करते हैं और ये लोग स्वयं तो कोई खोज अथवा आविष्कार करते नहीं हैं। प्रसार के कारण अगर कोई नवाचार इन तक पहुंचता है तो उसे भी नहीं अपनाते हैं। नवाचार से अपनाने को डरते हैं। इसलिए इन आदिम समाजों में आंतरिक अथवा आरोपित नवाचार बहुत कम देखने को मिलता है। इनकी आर्थिकी का विकास बहुत धीमी गति से होता है। 10वां बिंदु है उपभोक्ता वस्तुओं पर आधारित आर्थिकी। आदिम समाज की आर्थिक क्रियाएं प्रमुख रूप से अपने आवश्यकताओं से संबंधित वस्तुओं पर केंद्रित होती है, जैसे भोजन,
वस्त्र, आवास आदि जो कुछ पैदा करते हैं वे इनकी आवश्यक वस्तुएं होती है जिनका ये स्वयं ही उपयोग कर लेते हैं। आदिवासी शायद ही कोई वस्तु बचा कर रख पाते हैं। ये मुश्किल से ही वस्तुओं का संचय तथा व्यापारिक विनिमय कर पाते हैं। अधिकतर इनकी आर्थिक क्रियाएं खाद्य पदार्थ तक ही सीमित रहती है। उसके बाद वस्त्र और आवास की आवश्यकताएं पूरी करते हैं। 11वां बिंदु है वस्तु संचय का अभाव। बच्चों, आदिम समाज में वस्तुओं को भविष्य के लिए संचय करके रखने की प्रवृत्ति का अभाव निम्न कारणों से मिलता है। प्रथम तो ये लोग इतना उत्पादन ही नहीं कर पाते हैं कि भविष्य के लिए कुछ बचा पाए, और दूसरा, अगर बचा रहता है तो इनके पास खाद्य पदार्थ ही बच पाता है जिसे सुरक्षित रखने का ज्ञान इनके पास नहीं होता है, और तीसरा, वस्तु को रखने के लिए पात्र का अभाव होता है, और अंतिम, इनके पास स्थानाभाव होता है। इसलिए इनकी आर्थिक व्यवस्था संचय की प्रवृत्ति से स्वतंत्र होती है और ये अधिक समय तक वस्तु की रक्षा और सुरक्षा भी नहीं कर पाते हैं। बच्चों, टीकोपियावासी मछली साफ करना नहीं जानते थे। उत्तरी रोडेशिया के चेम्बा लोग अनाज, फल आदि जमा तो कर लेते हैं, लेकिन वह सब खराब हो जाता है और ये लंबे समय तक इनको सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। गर्मी, नमी तथा दीमक, कीड़े आदि अनाज तथा फल नष्ट कर देते हैं। 12वां बिंदु है विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बच्चों, दुर्खीम, दुबे, मजूमदार तथा मदान आदि अनेक विद्वानों का कहना है कि आदिम समाजों का आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन भिन्न होते हुए भी एक दूसरे से परस्पर संबंधित तथा निर्भर है। इनमें हम अंतर नहीं कर सकते हैं। यह मेले, त्योहार, उत्सव आदि के समय देखा जा सकता है कि किस प्रकार से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक आदि क्रियाएं साथ साथ कार्य करती है। मेले में देवी देवता की पूजा होती है, मनोरंजन होता है, वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है, संस्कृति का आदान प्रदान होता है, दान पुण्य करते हैं। 13वां बिंदु है व्यक्तिगत एवं सामूहिक संपत्ति का महत्व। बच्चों, सर्वप्रथम मेलिनोवस्की ने और बाद में अनेक सामाजिक मानव शास्त्रियों ने स्पष्ट किया है कि आदिम समाजों में दोनों ही प्रकार की संपत्ति अर्थात व्यक्तिगत एवं सामूहिक का प्रचलन मिलता है। मेलिनोवस्की ने ट्रोबियान द्वीप के लोगों का अध्ययन करके बताया कि उनके मछली पकड़ने के अभियान में नौका, जाल सामूहिक संपत्ति होती है तथा मछली पकड़ने जाने का अभियान सामूहिक क्रिया होती है। आर्थिक क्रिया में सामुदायिक कर्तव्य होते हैं और उसमें व्यक्ति अपने जीवन यापन के उद्देश्य भी भाग लेता है। नौका अभियान में जाने से पूर्व सामूहिक भोज होता है जिसकी व्यवस्था नौकाभिमान या मुखिया करता है। कृषि भूमि, नदी, तालाब, शिकार का क्षेत्र, चरागाह आदि सामूहिक संपत्ति के अंतर्गत आते हैं और व्यक्तिगत संपत्ति के अंतर्गत फंदे, कृषि के उपकरण, तीर, धनुष आदि आते हैं। 14वां बिंदु है उपहार, इट मीन्स गिफ्ट। बच्चों, आदिम अर्थव्यवस्था में उपहार के द्वारा भी लेन देन होता है। अगर किसी के यहाँ पर पैदावार अच्छी होती है तो वह अपने संबंधियों तथा मित्रों को उपहार देता है और ये संबंधी तथा मित्र भी समयानुसार जब कोई चीज इनके यहाँ पर अधिक होती है तो ये लोग भी उपहार स्वरूप वस्तुएं देते हैं। मेलिनोवस्की ने वस्तु विनिमय तथा उपहार का देना लेना आदिम अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण तत्व बताया है। उपहार देकर जनसाधारण मुखिया या सरपंच का अपने प्रति ध्यान आकर्षित करता है, वो भी बदले में जिसने उपहार दिया है उसका विशेष ध्यान रखते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। और अंतिम विशेषता है धार्मिक एवं जादुई क्रियाएं। बच्चों, मेलिनोवस्की ने बताया है कि जब ट्रोबियान द्वीप के लोग गहरे समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं
तो धार्मिक कृत्य करते हैं। उनका विश्वास है कि अलौकिक शक्ति उन्हें खूब मछलियां देगी, गहरे समुद्र में उनकी नौका की रक्षा होगी, वे सुरक्षित लौटकर आ जाएंगे। इसी प्रकार उनके सफेद जादू के द्वारा उत्पादन बढ़ाए जाने की बात भी वहां प्रचलित है। अनेक समाजों में उत्पादन के कार्य का प्रारंभ करने से पूर्व देवी देवताओं की पूजा की जाती है। फसल बोने के समय, फसल काटने के समय तथा ऐसे ही अन्य अवसरों पर पूजा पाठ, अनुष्ठान, त्योहार आदि मनाए जाते हैं। इस प्रकार बच्चों, मुख्य रूप से उपर्युक्त विशेषताएं विश्व की लगभग सभी जनजातियों में आर्थिक व्यवस्था में मिलती है।